दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि आंदोलन के बाद अब चुनाव में कूदे किसान नेता। पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। वहीं धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाएगी विश्व हिंदू परिषद। कानून बनाने की उठाई मांग। वहीं पीएम मोदी ने दी गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात। बोले यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने बोला हमला। बोले अनुपयोगी है यूपी सरकार। वहीं अमेठी में गरजे राहुल गांधी। बोले जो सच्चाई के लिए लड़े वो है हिंदू, जो नफरत फैलाए वो हिंदुत्ववादी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले वो अजय मिश्रा टेनी को इसलिए नहीं हटाते कहीं ब्राह्मण नाराज ना हो जाएं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले 18 साल की लड़की से सेक्स कर सकते हैं पर शादी नहीं। विवाह से मोदी को क्या दिक्कत है। वहीं खपा हुए संजय निषाद का बीजेपी को अल्टीमेटम। बोले अगर 2022 में सरकार चाहिए तो तत्काल हमारे मुद्दे हल करें। वहीं पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। बोले यूपी को जिस दमदार काम की जरूरत वो करके दिखा रही डबल इंजन की सरकार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आंदोलन के बाद अब चुनाव में कूदे किसान नेता। पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। यह आपको बता दें कि किसान आंदोलन की कामयाबी के बाद अब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सियासत में आने का फैसला किया है। चढ़ूनी ने आज अपनी राजनीतिक पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी का ऐलान करते हुए कहा कि उनका दल पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि चढ़ूनी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं जो 40 किसान संगठनों से मिलकर बना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल तक चले किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया है। बाद में केंद्र की मोदी सरकार ने इन कानूनों को नष्ट कर दिया। चढ़ूनी ने चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम संयुक्त संघर्ष पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य राजनीति में सुचिता तथा अच्छे लोगों को आगे लाना है। वो हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक नेताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा वे गरीबों के हितों को नजरअंदाज करते हैं और पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बनाते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त संघर्ष पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होगी और ये समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करेगी। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी नई पार्टी राज्य में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ें तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने ठुकराया अखिलेश यादव का प्रस्ताव। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर मोदी सरकार को दिया खुला समर्थन। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश में 1 साल से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन के चेहरा बनकर उभरे किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे। शामली में राकेश टिकैत से जब पत्रकारों ने पूछा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि आप यूपी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो आपका स्वागत करेंगे। इसके जवाब में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा न्योता देने के लिए अखिलेश यादव का धन्यवाद, लेकिन मैं ना तो विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और ना ही लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के मोदी सरकार के फैसले का भी खुला समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही फैसला है। अब बच्चियां अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकती हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली और गन्ना भुगतान के मुद्दों पर योगी सरकार का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट सबसे ज्यादा हैं, गन्ने का भुगतान भी नहीं हो पा रहा, एमएसपी पर किसानों की खरीद नहीं हो पा रही। ये कुछ बड़े सवाल हैं, इन पर हम सरकार से बातचीत करेंगे। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन मुद्दों पर हमारा भारत सरकार के साथ समझौता हुआ है राज्य सरकार भी उन सभी को लागू करने का काम करे। उन्होंने कहा कि सरकार मिलों की गारंटर होती है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मिलों पर प्रेशर देकर गन्ना किसानों का भुगतान करवाएं। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी सरकार समय से गन्ने का भुगतान नहीं दे रही, शायद इसके लिए भी आंदोलन करवाना चाहती है। लखीमपुर खीरी कांड पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अलग पाठशाला में पढ़े हैं, उनकी जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बदतमीजी करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अब गांव में भाजपा नेताओं का कोई भी विरोध नहीं करेगा, अब वे अपनी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई भाजपा को वोट नहीं देगा बल्कि जवाब मांगेगा। गांव के लोग यूपी सरकार से गन्ने का भुगतान मांगेंगे। बिजली का रेट हरियाणा
हरियाणा के बराबर मांगेंगे। एजुकेशन, बेरोजगारी और एमएसपी पर भी सवाल पूछेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने को लेकर मोदी सरकार को अपना खुला समर्थन दे दिया है। और बड़ी खबर, अमेठी में गरजे राहुल गांधी, बोले जो सच्चाई के लिए लड़े वो हिंदू, जो नफरत फैलाए वो हिंदुत्ववादी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पदयात्रा के दौरान अमेठी पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व का मामला उछाला। राहुल गांधी बोले कि गांधी जी ने कहा था कि हिंदू का रास्ता सत्याग्रह है, जबकि हिंदुवादी का रास्ता सत्याग्रह है। जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो हिंदू है और जो हिंसा फैलाता है वो हिंदुत्ववादी है। अमेठी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज एक तरफ हिंदू है जो सच्चाई की बात करता है, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी है जो नफरत फैलाता है और सत्ता को छीनने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी के बीच में लड़ाई है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कृषि कानून किसानों के हित में लाई थी, लेकिन एक साल बाद पीएम मोदी ने इसे लेकर माफी मांगी। सरकार जो भी कानून लेकर आई, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर किसान कानून, इसका किसी को कोई भी लाभ नहीं हुआ। हम पूछते हैं कि क्या ये पूंजीपतियों के लिए लाए गए थे। आपको बता दें कि अमेठी में राहुल गांधी ने कहा देश में बेरोजगारी और महंगाई दो बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सरकार इन दोनों सवालों पर कभी भी जवाब नहीं देती। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री अकेले गंगा में स्नान कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते कि देश में रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, इतनी तेजी से महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने मुझसे कहा कि मीटिंग करने के लिए लखनऊ जाना है, तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले मैं घर जाना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा घर है। आप हमेशा मेरे साथ चले, आपने मुझे सियासत सिखाई है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा यह भाषण टीवी पर 30 सेकंड तक चलेगा, लेकिन अगर ऐसा भाषण पीएम मोदी देंगे तो 6 महीने तक चलता रहेगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी ने दी गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात, बोले यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया। गंगा एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को सीधे जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करीब 600 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से नए रोजगार पैदा होंगे। आबादी के साथ साथ यूपी क्षेत्रफल में भी बड़ा है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जितने दमखम की जरूरत है वो डबल इंजन की सरकार दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछने से बहुत सारे फायदे होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि दिल्ली से बिहार जाने वालों के लिए भी आसानी होगी। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से कई उद्योग यहां पर लगेंगे। लघु उद्योगों से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जनता का पैसा कहां-कहां इस्तेमाल होता था, ये आपको याद होगा। पहले बड़ी परियोजनाएं इस वजह से शुरू होती थी कि वो अपनी तिजोरी भर सकें, लेकिन अब सही मायने में विकास होता है। अब जनता के पैसे का सही इस्तेमाल होता है। डबल इंजन की सरकार से यूपी का सामर्थ्य बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे से किसानों और उद्योगों दोनों को फायदा होगा। जब पूरा यूपी एक साथ बढ़ता है तभी तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम पूरी जी जान से जुटे हैं। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी द्वारा मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में दिए गए बयान पर पलटवार किया है। शाहजहांपुर के दौरे पर पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करते हुए कहा कि आज पूरे यूपी की जनता कह रही है कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम मोदी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने हाथरस की बेटी और लखीमपुर की घटना की याद दिलाते हुए कहा कि यूपी के लिए वर्तमान सरकार उपयोगी नहीं बल्कि अनुपयोगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हाथरस की बेटी, लखीमपुर का किसान, गोरखपुर का व्यापारी, असुरक्षित महिला और बेरोजगार युवा, पीड़ित, दलित, पिछड़े सब कह रहे हैं कि यूपी के लिए वर्तमान सरकार उपयोगी नहीं बल्कि अनुपयोगी है। उन्होंने कहा कि यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा।
और ये बड़ी खबर, धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाएगी विश्व हिंदू परिषद, कानून बनाने की उठाई मांग। ये आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में व्यापक रूप से आंदोलन चलाएगी। धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार इसे रोकने के लिए कठोर कानून बनाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, उन्होंने सोचा है कि वो हर साल सभी दलों के सांसदों से मिलेंगे। इस साल वो चरणों में सांसदों से मिल रहे हैं। अभी तक विश्व हिंदू परिषद के नेता 329 सांसदों से मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम और ईसाई सांसदों से भी मुलाकात की है। विश्व हिंदू परिषद नेता ने कहा कि अगर कोई ट्राइबल अपनी परंपराओं को छोड़कर कोई और धर्म अपनाए तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए ताकि लालच, भय या फिर धोखे से धर्मांतरण करवाने वालों को कड़ी सजा मिल सके। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने के सरकार के फैसले का खुला समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण के खिलाफ 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक संपूर्ण देश में व्यापक रूप से धर्म रक्षा अभियान चलाएगी। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोले वो अजय मिश्रा टैनी को इसलिए नहीं हटाते कहीं ब्राह्मण समाज नाराज ना हो जाए। ये आपको बता दें कि मेरठ पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शोषित वंचित समाज सम्मेलन में शिरकत करते हुए पीएम मोदी और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार समेत सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से सबको फायदा पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी जी मेरठ शहर में ट्रैफिक की समस्या का हल अभी तक नहीं कर सके, वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। ओवैसी ने कहा कि मेरठ में जाम की समस्या आज तक जिनसे हल नहीं हुई वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की बात कर रहे हैं। महंगाई आसमान पर है, साबुन से लेकर बनियान तक सब पर जीएसटी लगा दिया है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। मोदी जी आप कितना लंबी लंबी फेंकते हैं। लखीमपुर कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी को इसलिए नहीं हटाते कहीं ब्राह्मण समाज नाराज न हो जाए। और ये बड़ी खबर, ओवैसी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा 18 साल की लड़की से सेक्स कर सकते हैं लेकिन शादी नहीं, विवाह से मोदी को क्या दिक्कत है। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट के लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल किए जाने के फैसले पर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने कहा कि अब केंद्र ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी है। कानून के मुताबिक आप 18 साल की उम्र में किसी महिला के साथ यौन संबंध बना सकते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र में उससे शादी नहीं कर सकते। शादी में मोदी को समस्या क्या है? ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब भाजपा कहेगी ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के फायदे के लिए बात नहीं करते हैं। मोदी जी आप हमारे चाचा कब बने? चाचा बस बैठकर सवाल पूछते हैं, अब चाचा कह रहे हैं कि शादी मत करो। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने तर्क देते हुए कहा कि जब 18 साल की लड़की से सेक्स कर सकते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते। और ये बड़ी खबर, खपा हुए संजय निषाद का बीजेपी को अल्टीमेटम। बोले अगर 2022 में सरकार चाहिए तो तत्काल हमारे मुद्दे करें हल। ये आपको बता दें कि अमित शाह की रैली के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी से खपा नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल आरक्षण की घोषणा न होने से मेरे लोग केवल निराशी नहीं बल्कि नाराज भी हुए हैं। अमित शाह कम से कम कुछ तो बोल देते, जो मुद्दे 72 घंटे में हल हो सकते हैं उसके लिए इतना वक्त क्यों? जो हमारे समाज का काम नहीं कर सकते तो समाज किस नाते वोट देगा? उन्होंने भाजपा को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बीजेपी को अगर 2022 में सरकार चाहिए तो तत्काल हमारे मुद्दे हल करने होंगे। इस संबंध में मेरी बातचीत हो चुकी थी, फिर भी ऐलान न किए जाने की वजह मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आपको बता दें कि संजय निषाद ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि यदि 2022 में सरकार चाहिए तो उन्हें तत्काल हमारे मुद्दे हल करने होंगे। और ये बड़ी खबर, चुनावी रैलियों से जनता का विश्वास जीतेगी भाजपा। स्वतंत्र देव सिंह बोले मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में धराशायी हुई वंशवाद की पार्टियां। ये आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2017 में पार्टी ने यात्राएं निकाली थी, नारा दिया था न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार, प्रदेश की जनता ने हमारे नारे पर भरोसा जताया, सपा को नकार कर भाजपा की सरकार बनाई थी। अब हम 6 जन विश्वास यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं,
लोगों को बताएंगे कि गुंडा राज और भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है। योगी के नेतृत्व में वंशवाद की पार्टियां धराशायी हो गई हैं। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्वतंत्र देव ने 19 दिसंबर से प्रदेश के 6 स्थानों से निकल रही भाजपा की जन विश्वास यात्राओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंबेडकर नगर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का उद्घाटन करेंगे। जहां जहां से यात्राएं निकल रही हैं वहीं बड़ी जनसभाएं भी होंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने के लिए चुनावी रैलियों से जनता का विश्वास जीता जाएगा। आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 6 बड़ी यात्राएं करने जा रही है। और बड़ी खबर, ओमिक्रॉन की वजह से आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर, फरवरी में होगा पीक पर। आपको बता दें कि देश में इस समय हर दिन कोरोना के नए केस 60,000 से भी कम आ रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी का आकलन है कि अगले साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। फरवरी में ये पीक पर होगा। इस कमेटी के प्रमुख विद्यासागर ने कहा कि भारत में ओमिक्रॉन तीसरी लहर लाएगा, लेकिन ये दूसरी लहर से थोड़ी हल्की होगी। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल की शुरुआत में तीसरी लहर आ सकती है। देश में बड़े पैमाने पर मौजूद इम्यूनिटी की वजह से दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर हल्की रहनी चाहिए। तीसरी लहर निश्चित तौर पर आएगी। इस समय हमारे देश में हर दिन करीब 7,500 केस आ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट का स्थान अब ओमिक्रॉन प्रभावी रूप से ले लेगा तो ये संख्या बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर आना निश्चित है और ये फरवरी में पीक पर होगा। इसलिए आपसे निवेदन है, मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।